नमस्कार दोस्त, क्या इस वक्त आपके दिमाग में इनमें से कोई एक सवाल आ रहा है कि सिल्वर गेट, सिलिकॉन वैली बैंक्स, ये बैंक्स करती क्या है? ये क्यों फेल हुए? ये बैंक रन और बॉन्ड जो लोग बार बार यूज कर रहे हैं इन दो शब्दों को, ये होते क्या है? किसका पैसा डूब रहा है? क्या किसी का फायदा भी हो रहा है? और क्या ये इंसॉल्वेंसी और ये क्राइसिस जो यूएस में चल रहा है, क्या ये किसी स्कैम की वजह से हुआ है? और आखिरी सवाल कि इंडिया में अगर आप बैठे हैं तो क्या आपकी जेब पर भी कोई फर्क पड़ सकता है? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अब सिल्वर गेट, सिग्नेचर और सिलिकॉन वैली बैंक, इन तीन बैंक से शुरुआत हुई इस क्राइसिस की। कुछ दिनों पहले ये न्यूज में आए और सबने देखा कि स्टॉक मार्केट में ये 40% 50% क्रैश हो चुके थे। इसके बाद मार्केट में काफी पैनिक क्रिएट, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में इनका नाम फैल गया। अब हम आपको बताते हैं बैंक्स करते क्या है। सिल्वर गेट और सिग्नेचर यूएस में बहुत ही छोटे बैंक्स हैं, कोई बहुत बड़े बैंक्स नहीं है। और ये दोनों बैंक्स यूजुअली डील करते हैं क्रिप्टो कंपनीज के साथ। तो क्रिप्टो कंपनीज के साथ इनके ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा रहते हैं, वही उनके साथ डील करते हैं। और इन्होंने ये अनाउंस किया कि अपने ऑपरेशंस को लिक्विडेट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्रिप्टो मार्केट भी बहुत डाउन है और ऐसे कुछ और रीजंस थे जिनकी वजह से इन्होंने अनाउंस किया कि ये अपने ऑपरेशंस को लिक्विडेट कर देंगे। और अचानक से इनके स्टॉक भी एक दिन पहले क्रैश हो गए। इसके बाद आता है इसमें एलिफेंट इन द रूम, हम बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। अब ये बहुत ही मशहूर बैंक है, यूएस के टॉप 15 बैंक्स में आता है ये, और इसके पास कोई आम कस्टमर्स नहीं जाते। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि किस टाइप के कस्टमर्स जाते हैं, तो आप ये जानिए कि ये सर्विस देता है स्पेसिफिकली स्टार्टअप इंडस्ट्री को। जो यूएस का स्टार्टअप्स है, यूएस के वेंचर कैपिटल्स हैं जो स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पैसा इसके पास रखा होता है हमेशा। तो इसके पास करीब 65,000 क्लाइंट्स हैं और टॉप 15 में ये रैंक करता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स होंगे, कितने सारे क्लाइंट्स होंगे और कितना पैसा ये डील करता होगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता होगा इसके फेलियर का। बात जान चुके हैं कि ये बैंक करते क्या थे, किसको सर्विस देते थे। तो अब जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों फेल हो रहे हैं बैंक्स एक के बाद एक लगातार। तो इसमें दो शब्द आप सुन रहे होंगे बहुत ही कॉमनली, एक है बैंक रन और एक है बॉन्ड। अब इनके फेलियर का रीजन बताया जा रहा है बैंक रन। बैंक रन होता क्या है? बहुत ही पुराना शब्द है और बैंक्स के साथ ही एसोसिएटेड है, बैंक्स ने ही इसे इन्वेंट किया था। बैंक रन हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब बहुत सारे लोग जिनका अकाउंट है किसी बैंक में, वो एक साथ जाकर कह दे कि भैया हमें हमारा पैसा विड्रॉ करना है, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए जो हमने आपके अकाउंट में रखा है। अब बैंक, कोई भी बैंक हो, यूजुअली सारा पैसा अपने हाथ में नहीं रखती। अगर 100 लोगों ने उसे पैसे दिए हैं, इनके रुपए, तो उनमें से कुछ पैसा लिक्विड रखेगी वहां पर, ताकि रोजमर्रा अगर कोई आके थोड़े पैसे निकालना चाहता है वो उसे दे पाए। और बाकी पैसे बैंक्स इन्वेस्ट करती हैं, और ऐसा दुनिया भर में होता है। तो बैंक आपके पैसे को किसी सेफ जगह पर इन्वेस्ट करती है। सेफ जगह जैसे क्या होते हैं? स्टॉक मार्केट नहीं, सेफ जगह हो गए जैसे कि बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड। यूएस में भी सिल्वर गेट ने बॉन्ड्स खरीदे। अब बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स कोई कंपनी नहीं है, ये स्टॉक खरीदने से बहुत अलग है। आप समझ लीजिए कि एक तरीके से इसे आप एफडी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये उससे भी बहुत अलग है। बॉन्ड्स में आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। तो आप एग्जाम्पल सोचिए, आपके पास अपने पूरे फैमिली का पैसा है जो अभी वो कह रहे हैं कि अभी हमको यूज नहीं है, कभी बाद में जरूरत पड़ सकती है। तो आपने क्या किया कि उससे 100 रुपए का एक बॉन्ड खरीद लिया यूएस गवर्नमेंट का, जिसपे मिल रहे थे आपको 2% इंटरेस्ट। तो क्योंकि वो पैसे रखे रखे यूज नहीं हो रहे थे, आपने यूएस गवर्नमेंट को दे दिया, बॉन्ड ले लिया 100 रुपए का, जिसपे आपको 2% हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। और ये एक बॉन्ड है 100 रुपए का। अब हुआ ये कि आपको 2% इंटरेस्ट मिल रहे थे उस पे, और आपको तुरंत उस पैसे की जरूरत भी नहीं थी, आपने वहां छोड़ दिए। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने और फेडरल रिजर्व ने अचानक से ये अनाउंस कर दिया कि भैया इंटरेस्ट रेट अब हम बढ़ा रहे हैं 2% से, और 2 साल में वो इंटरेस्ट रेट 2% से पहुंच गया मान लीजिए 6-7%। तो अब क्या दिक्कत आती है? अब आपने उस पैसे से बॉन्ड लिया था 100 रुपए का एक बॉन्ड, जिसपे मिलेंगे 2%। आपको 2% मिल रहा है, मार्केट में जो बाकी लोग नए बॉन्ड खरीद रहे हैं 100 रुपए में उसी प्राइस पर,
उन्हें 6%, 7% मिल रहा है। तो इससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि आपको देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। एक तरीके से आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। जहां दुनिया 6% कमा रही है, आप 2% कमा रहे हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे? आप सोचेंगे कि जो मैंने बॉन्ड लिया था मैं उसे बेच देता हूँ और उस पैसे से ये बॉन्ड्स खरीद लेता हूँ जो नए मिल रहे हैं, क्योंकि नए हैं जो जिन पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि अब आपसे क्या कोई वो बॉन्ड खरीदेगा जिसपे 100 रुपये देने पर सिर्फ 2% मिल रहे हो? जी नहीं, क्योंकि मार्केट में 100 रुपये देने पर 6% मिल रहा है। तो आपको ये बॉन्ड कम दाम पर बेचना पड़ेगा, डिस्काउंट पर बेचना पड़ेगा। मान लीजिए 95 रुपये पर। तो आप कहेंगे कि ये बॉन्ड में से 95 रुपये पर ही ले लो जो 100 रुपये में मिल रहा है मार्केट में, लेकिन इस पे सिर्फ 2% इंटरेस्ट मिलेंगे। तो इस तरीके का घाटा होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और आपके पास बॉन्ड्स हैं जो कम इंटरेस्ट रेट पे आपने खरीदे हुए हैं। तो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके पास बहुत सारे बॉन्ड उन्होंने बाय किए हुए थे अपने पोर्टफोलियो में, जो उन्होंने सोचा कि कस्टमर का पैसा उसे सेफली इन्वेस्ट कर देता है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है बैंक्स के लिए। ऐसा सारे बैंक्स करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई? इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए और इस वक्त सिलिकॉन वैली की बुक्स में $1.8 बिलियन का लॉस था। ये लॉस आप मान लीजिए करीब करीब 12 से 14 हजार करोड़ का लॉस बॉन्ड्स की वजह से। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने सोचा कि हमें लॉस हो रहा है तो हमें कहीं और से कुछ और फंड्स रेज करने चाहिए इस लॉस को कवर करने के लिए और ऑपरेशंस को फंड करने के लिए। इसीलिए सिलिकॉन वैली बैंक ने डिसाइड किया कि वो स्टॉक मार्केट में थोड़े शेयर्स बेचकर और सेकेंडरी मार्केट से थोड़े पैसे रेज करे। लेकिन ये बात मार्केट में काफी लोगों को पता चल गई, जैसे उनके कस्टमर्स को, और इसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। उन्हें लगा कि हमारे बैंक को इतना लॉस हो चुका है कि वो और शेयर्स बेच के पैसा रेज कर रहे हैं, तो हमारा पैसा शायद इसमें सेफ नहीं है। इसीलिए कस्टमर्स ने पैनिक में आकर अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब इसी तरीके से एक के बाद एक आधे से ज्यादा कस्टमर्स अपना पैसा पैनिक में विड्रॉ करने लग गए सिलिकॉन वैली बैंक। इस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने क्लाइंट्स के पैसे चुरा लिए अपने कस्टमर्स के, लेकिन इशू ये थी क्योंकि बैंक्स अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालकर रखते हैं। इंटरेस्ट जिस पे उन्हें मिलता है कस्टमर्स का पैसा, वो तुरंत शॉर्ट टर्म में इतना कैश अवेलेबल नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से एक लिक्विडिटी क्राइसिस शुरू हो गई। तो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी क्राइसिस नहीं थी, ये लिक्विडिटी क्राइसिस बोलते हैं। बैंक उस वक्त इतना लिक्विड नहीं था, इतना कैश नहीं था उसके कि वो सारे क्लाइंट्स को, सारे कस्टमर्स को तुरंत उनका पैसा वापस कर पाए। और इसी कुछ सिचुएशन को हम कहते हैं बैंक रन। तो आपने ये जाना कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से बॉन्ड्स की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बैंक रन की सिचुएशन आ गई सिलिकॉन वैली बैंक में, जिसकी वजह से बहुत पैनिक क्रिएट हो गई। अब इस पैनिक को कंट्रोल करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो डिपॉजिटर्स है उनको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, और इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि मंडे से आप चाहे तो अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं सिल्वर गेट से भी, सिग्नेचर से भी और सिलिकॉन वैली बैंक से भी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम शेयर होल्डर्स की मदद नहीं करेंगे। तो जो बेल आउट, ये भी एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बेल आउट किया जाएगा या नहीं। तो बेल आउट सिर्फ कस्टमर के फंड्स को किया गया, कस्टमर्स को किया गया, शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर होल्डर्स है जिन्होंने उसका स्टॉक खरीदा है, उनका कैपिटल होगा उस वक्त जो भी इन्वेस्टेड होगा, शेयर्स खरीदे होंगे, वो जीरो हो जाएगा। तो आप ये सोचेंगे कि इसमें गलत क्या है, ऐसा तो होना भी चाहिए। शेयर होल्डर्स को तो पता होना चाहिए कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की है और वो पैसे जीरो भी हो सकते हैं अगर वो कंपनी बंद हो जाए। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं, क्योंकि इस बैंक में जो मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स थे, जैसे कि इनके सीईओ या सीएफओ, इन्होंने 6 महीने पहले से ही अपने सारे स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए। सिलिकॉन वैली बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेग बेकर ने $3.6 मिलियन के शेयर कंपनी के ऑलरेडी बेच दिए 2 हफ्ते पहले। सिर्फ जब इस फर्म ने डिस्क्लोज किया कि उसे इतना लॉस हुआ है, उससे 2 हफ्ते पहले ही वो इतने शेयर्स बेच चुके थे। और यही नहीं, उनके सीएफओ और भी मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज 6 महीने से
जैसा हमने बताया शेयर्स बेच रहे थे तो उन्हें पता था कि ऐसा होना है, जिसकी वजह से वो पहले ही यहाँ से निकल गए अपना पैसा लेकर, और झेलना पड़ा कंपनी के शेयर होल्डर्स को सारा लॉस। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इशू है जो बहुत ही बड़ा एथिक्स का इशू है। ये बहुत ही अनएथिकल है, क्योंकि इस कंपनी के मैनेजमेंट को ये कुछ ना कुछ जरूर ऐसा पता होगा जिसकी वजह से वो शेयर्स बेच रहे थे कि ये कंपनी अब नहीं चलने वाली, जो शेयर होल्डर से छुपाई गई। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट सुनिए, ये यूएस गवर्नमेंट की रडार में क्यों नहीं आई? जब इतने बड़े लॉसेस हो रहे थे तो कुछ रडार में तो आना चाहिए था। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ग्रेग बेकर जो सीईओ हैं, इन्होंने खुद लॉबिंग की थी कुछ साल पहले कि इनके जैसे जो छोटे बैंक्स हैं उनकी रेगुलेशंस जो है वो कम हो जानी चाहिए, उनको दर्जा मिलना चाहिए सिस्टमैटिकली लेस रिस्क बैंक। ये उन बैंक की कैटेगरी में आनी चाहिए जो सिस्टमैटिकली कम रिस्की, बहुत ज्यादा बड़ा अफेक्ट नहीं होगा इनके कोलैप्स होने से, जिसकी वजह से जिसका यूज करके शायद ये खुद यूएस गवर्नमेंट के रडार में आने से बच पाए और रेगुलेशन से भी बच पाए। तो इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा एंड काफी कुछ जाना होगा। अब बात करते हैं इंडियंस की। क्या इंडियन लोगों का भी इससे कुछ नुकसान हो सकता है? आपके जेब पे भी कुछ फर्क पड़ सकता है? तो अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, सिर्फ अफवाहें आई हैं कि हमारे स्टार्टअप से हमारी भी कुछ कंपनीज है जिनका उनके साथ एसोसिएशन था। बट इंडिया के कुछ बहुत ही जो बड़े बैंक्स हैं, बहुत कम बैंक्स हैं जो यूएस में ऑपरेट करते हैं, और उनका ये कहना है कि हम ऐसे छोटे बैंक्स के साथ ऑपरेट नहीं करते, हम बड़े बैंक्स के साथ ऑपरेट करते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला है जिसकी वजह से इंडियन लोगों को कोई नुकसान हो। भले ही इंडियन स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हैं कि थोड़ी सेलिंग आ रही है, मार्केट नीचे जा रहा है, बट अभी कोई ऐसा टैंजिबल प्रूफ नहीं मिला है हमें जिससे हम ये डिराइव कर पाए कि हमारे बैंक्स भी इससे अफेक्ट होंगे। ऐसी और डिटेल्ड एनालिसिस को देखने के लिए स्टॉक बॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा।